बदरू, एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आपके दिल में खौफ पैदा कर देगी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शगुफ्ता के जहन ने अब एक नई करवट ली। वो अपना हो बुलाकर एक नई सोच में गर्क हो गई, बस ऐसी सोच जिससे उस आसेबी और शैतानी चक्कर का तदारक हो। शगुफ्ता की एक राजदार और करीबी सहेली काशफा थी, और तो कोई भी उसकी बात पर यकीन ना करता। मगर शगुफ्ता को पूरी उम्मीद थी काशफा ना सिर्फ उसकी बातों पर पूरा यकीन करेगी बल्कि उसे कोई अच्छा और साइब मशवरा भी ज़रूर देगी। उसका घर करीब ही था, मगर उसे चूंकि अकेले कहीं आने जाने की इजाज़त ना थी, इसलिए अपने भाई साजिद के साथ अपनी उस अजीज़ तरीन सहेली काशफा के घर जा पहुंची। उसने काशफा से सारी बात तफसील से बयान की तो वह हैरत से दंग हो गई। क्या तुझे भी मेरी बातों का यकीन नहीं? उसे यकटक अपनी जानिब तकती देकर शगुफ्ता ने शिकवा करने के अंदाज में पूछा। नहीं शगुफ्ता, ऐसी बात नहीं। दरअसल ये बात ही ऐसी है कि अकल कम ही उसे तस्लीम करती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इतनी बड़ी बात तो गलत या उसे महज अपने वहम पर महमूल करके नहीं कर सकती। वो इतना कहकर चंद सानिये थमी, फिर पुरसोच अंदाज में बोली। देखो शगुफ्ता, तुमने वाकई ये बहादुरी का मुजाहरा किया कि उस शैतानी मखलूक से हम कलाम होकर उसके अज़ाइम का पता लगा लिया, वरना तुम भी घुट घुट कर मर जाती और बाद में यकीनन ये आफत तुम्हारे घर के किसी दूसरे फर्द को भी दबोच लेती। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के पीछे जान की दुश्मन बनने वाली शैतानी मखलूक की कारस्तानियों का ताल्लुक तुम्हारे खानदान के माजी से है। क्या मतलब? शगुफ्ता ने उलझ कर पूछा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि माजी में तुम्हारे खानदान के किसी फर्द से कोई ऐसी गलती या ऐसा काम सरजद हुआ हो जिसकी बिना पर वो बदरू अपना इंतकाम लेना चाहती हो। कम अज़ कम जिस तरह तुमने उस शैतानी मखलूक की बातें मेरे सामने दोहराई हैं, इससे तो यही अंदाज़ा होता है। काशफा ने कहा। हाँ काशफा, मुझे तुम्हारी ये बात दिल को लगती है। शगुफ्ता तायदन बोली। लेकिन अब उसका क्या हल है? क्या कोई तदारक है? तुम ऐसा करो, अपनी अम्मी-अब्बू को इस हवाले से कुरेदने की कोशिश करो कि उनसे या माज़ी बाएद में उनके किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द से कोई गलती सरज़द तो नहीं हुई, या कोई किसी असेबी चक्कर का शिकार रहा हो। काशफ़ा ने मशवरा दिया। शगुफ्ता को उसकी बात समझ में तो आई, मगर वो कुछ बोली नहीं और खामोशी से वापस घर लौट आई। नासिर से सब्र ना हो सका और वो अगले रोज़ ही शाम 6 बजे अपने मामू से एक दोस्त की शादी में शिरकत का बहाना करके अमील रंगा माती से मिलने जा पहुंचा। वो पेड़ पहाड़ी में पहुंचा तो पेड़ू पहलवान की दुकान को ढूंढता चंदा दुश्वार ना हुआ। वो पहलवान जी की दुकान के सामने वाले दाएं तरफ के 4 घर और एक परचून की दुकान छोड़कर उस नीम तारीख और मुख्तसर सी बंद गली में दाखिल हुआ तो सामने से रंगा माती के घर का दरवाज़ा नजर आया। वो आगे बढ़ गया। मकान तंगो तारीखी नजर आ रहा था और आम सा था। नासिर ने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब ना मिला तो अचानक उसे याद आया कि रंगा माती ने उसे दरवाज़ा खटखटाने को नहीं बल्कि उसे धकेल कर अंदर दाखिल होने का कहा था। फिर उसने ऐसा ही किया। दरवाज़ा अजीब सी चरचराहट के साथ अंदर की तरफ खुलता चला गया। नासिर ने अंदर कदम रख दिया। अब वो एक तंगो-तारी घर के मुख्तसर से सेलन ज़दा सहन में खड़ा था। ये एक कमरे का छोटा सा मकान था, जिसकी दरो दीवार से शिकस्ता हाली और कोहनसाली किसी असेब की तरह चिमटी हुई थी। उसे यहाँ एक अजीब सी वीरानी और वहशत का एहसास हुआ। सामने छोटे से बरामदे में कमरे का दरवाज़ा नज़र आ रहा था, जो भिड़ा हुआ था। उसकी मुतवादी झरी से जर्द रंग की रोशनी नज़र आ रही थी। मान अंदर से गूंजदार आवाज़ उभरी। बिटवा अंदर आ जाओ। नासिर आवाज़ को पहचान कर आगे बढ़ा। ये रंगा माती की आवाज़ थी। वो कमरे के दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। सामने एक तख्तनुमा लंबे चौड़े पलंग पर रंगा माती आम से लिबास में बैठा उसकी तरफ घूर रहा था। नासिर को उसका सांवला चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। कमरे में एक कुर्सी भी थी। रंगा माती ने उसे इशारे से कुर्सी पर बैठने को कहा। नासिर खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया, जाने कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रंगा माती के सामने तख्तनुमा पलंग पर एक बोसीदा सा टिन का बॉक्स रखा हुआ था। फिर वो नासिर की तरफ देखकर बेतासुर लहजे में बोला। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। इसी तरह साबित कदम रहे तो यकीनन तुम अपनी मंजिल पा लोगे। नासिर ने ज़रा हिम्मत करके पूछा। आप मेरी इस मामले में क्या मदद करेंगे? जैसा तुम चाहो वैसे ही होगा। अब मुझे बताओ क्या चाहते हो? नासिर उसके सवाल पर उलट सा गया, ताहम बोला। मैं शगुफ्ता को हासिल करना चाहता हूँ, उससे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। हमें तुम्हारी जुर्रत पसंद आई, मगर तुम्हें आगे भी इसी तरह हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। एक रोज़ शगुफ्ता तुम्हारे कदमों में होगी। रंगा माती ने ड्रामाई लबो लहजे में कहा। मुझे क्या करना होगा? नासिर ने पूछा। शगुफ्ता को हासिल करने के लिए एक अमल, एक खास और पुरस्कार अमल, लेकिन तुम्हें नहीं किसी और से ये अमल कराना होगा। जंगामाती के पुरस्कार लहजे पर नासिर इस बार चौंके बिना ना रह सका और कदरे हैरानी से बोला। किसी और का करना होगा? मगर क्यों? शगुफ्ता को तो मैं हासिल करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन ये अमल तुम नहीं करोगे बल्कि तुम उसके हमरा मौजूद ज़रूर होगे। आखिर कौन करेगा ये अमल? नासिर ने पूछा। रंगामाती ने चंद सानिये गहरी और पुरस्कार खामोशी के बाद कहा। मेरी बात गौर से सुनो। शगुफ्ता पर एक भयानक बदरू का साया है। शगुफ्ता का एक भाई है साजिद, तुम उसे अच्छी तरह जानते होगे। हाँ, वो मेरा दोस्त है, नासिर बोला।
बस फिर ठीक है, तुम उसे इस बात पर मजबूर करोगे कि वो ये अमल करे, मगर वो ये अमल क्यों करेगा? नासिर ने उलझकर पूछा। बेवकूफ़, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जंगामाती बोला, सुनो, तुम मुझसे कहोगे कि तुम्हारी बहन शगुफ्ता पर एक बदरू का साया है। अगर उसका जल्द ही खात्मा ना किया तो शगुफ्ता के साथ उसके सारे घर वालों को एक दिन भयानक मौत की नींद सुला देगी। इसलिए अपनी बहन और अपने घर वालों की खैर चाहते हो तो ये अमल करना पड़ेगा। क्या ये ज़रूरी है? मेरा मतलब है कि अगर ये अमल सिर्फ़ मैं अकेला ही करूँ तो? हरगिज़ नहीं, रंगा-माती बोला। अगर तुमने ये अमल करने की कोशिश की तो उल्टा तुम्हें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो खूनी मखलूक शगुफ्ता और उसके घरवालों की दुश्मन है। और इसके लिए यही ज़रूरी है कि ये अमल उसके घर के कोई फ़र्द ही अंजाम दे। लेकिन इससे तो नहीं फ़ायदा होगा, मुझे क्या हासिल होगा? बेवकूफ़, इसमें तुम्हारा अपना भी फ़ायदा होगा। अब ज़्यादा सवालात मत करो। अपनी महबूबा को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें ये अमल साजिद से करवाना पड़ेगा, वरना मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत करो। नासिर के सवालात पर वो ज़रा तेज़ लहजे में बोला। मान नासिर के चश्मे तसव्वुर में शगुफ्ता का रोशन चेहरा रक्सा हो गया। वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़ता। चनाचे उसने फ़ौरन हामी भरते हुए पूछा, मुझे मंजूर है, लेकिन ये अमल मुझे, मेरा मतलब है, साजिद को कहाँ और किस जगह करना होगा? हाँ, अब की ना तुमने काम की बात बिटवा। रंगामाती एकदम खुश होकर बोला, ये अमल करने के लिए तुम दोनों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारे ही मोहल्ले में एक पुरानी कोठी है जो बरसों से वीरान और गैरआबाद पड़ी है, जिसे अब कोई खरीदने को तैयार भी नहीं। उसे अब अंधेरी कोठरी के नाम से मंसूब किया जाता है। अंधेरी कोठी के जिक्र पर नासिर के वजूद में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। वो इस वीरान कोठी के बारे में अच्छी तरह जानता था। वो बरसों से वीरान और गैर आबाद चली आ रही थी। उसके मालिक का भी कोई पता ना था। इस कोठी के साथ अजीबोगरीब और गैरुल माकूल वाक़यात मंसूब थे, बल्कि उसकी शोहरत ही उन्हीं खौफनाक वाक़यात के बाइस थी। लोगों के कहने के मुताबिक इस कोठी में कई साल पहले एक कत्ल हुआ था। इस दिन के बाद से उसके अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं। लोगों ने शाम को उसके करीब से गुजरना तक छोड़ दिया। रात तो रात, दिन में भी कोठी के अंदर अंधेरा अंधेरा सा नजर आता था। शायद इसीलिए इस कोठी का नाम अंधेरी कोठी पड़ गया था। कहते हैं कोठी के मालिक ने कई बार उसे फ़रोख्त करने की कोशिश की। अव्वल तो कहीं किसी ने कोठी खरीदने की हिम्मत ही ना की। जिस किसी ने सस्ते दामों के चक्कर में पड़कर इतने तवीलो अरीज़ प्लाट पर फैली कोठी को खरीदा भी, तो वो उसके अंदर ज़्यादा अरसा ना रह पाया और अजीबोगरीब हालात का शिकार होकर पागल हो गया, या फिर भाग जाने को तरजीह दी। बाहर तो नासिर ने इस काम की फ़ौरन हामी भर ली, तो रंगा माती ने उसे ताकीद की कि वो पहले साजिद को रजामंद करके यहाँ लाए, फिर वो बाद में अमल बताएगा कि क्या करना है। नासिर लौट आया। वो अब साजिद का मुंतज़िर था। एक ही मोहल्ला था, इसलिए साजिद से उसकी मतभेड़ हो गई। उससे रंगा माती की बताई हुई सारी बातें उसे बता दी और अपनी शगुफ्ता से मोहब्बत का तज़किरा गोल कर गया। हाँ यार नासिर, हम वाक़ई शगुफ्ता की वजह से आजकल परेशान हैं, मगर तुम्हारी बातों से तो मुझे डर लगने लगा है। हम आखिर उस वीरान और उजाड़ से खौफनाक अंधेरी कोठरी में कैसे अमल करेंगे? साजिद खौफज़दा से लहजे में बोला। अरे यार, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। क्या तुम ये चाहते हो कि इस खूनी मखलूक का एक दिन तुम सब घर वाले शिकार हो जाओ? नासिर ने उसे डराया। हाँ यार, यही सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ। तो बस फिर आज ही मेरे साथ उस जंगा माती के पास चलो। वो हमारी मेरा मतलब है, तुम लोगों की ज़रूर मदद करेगा। उसने बताया है कि हमें कोई नुकसान ना होगा और तुम लोगों की जान भी हमेशा के लिए उस खूनी बदबू से छूट जाएगी। साजिद राज़ी हो गया। नासिर उसे फ़ौरन रंगा माती के पास लेकर पहुंचा। रंगा माती ने साजिद से कहा, पूरे 19 दिनों तक लगातार तुम्हें ये अमल इस अंधेरी कोठरी के अंदर करना होगा। वहाँ एक कमरा होगा जिसके अंदर एक कब्र होगी। बस उस कब्र के करीब बैठकर तुम्हें ये अमल करना होगा जो मैं तुम्हें बताता हूँ। रंगामाती ने ये कहकर अपने करीब रखे टीन के बोसीदा बक्स के अंदर से एक इंसानी खोपड़ी निकाली, जिसे देखकर नासिर और साजिद के अंदर खौफ की लहर सी दौड़ गई। डरने की ज़रूरत नहीं, इस खोपड़ी को कब्र के ऊपर रखकर यह अमल पढ़ना होगा। रंगामाती ने यह कहकर साजिद को अजीबो-गरीब ज़ुबान में वो अमल रटा दिए। अल्फाज मुश्किल और अजीब ज़रूर थे, लेकिन बहुत थोड़े और मुख्तसर थे। उन्हें पूरे 1 घंटे तक बार-बार दोहराते रहना। फिर जब खोपड़ी से धुआं उठने लगे तो अमल ख़त्म करके खोपड़ी को दोबारा थैले में डालकर वापस चले आना। रंगामाती ने आखिर में इन्हें ये ताकीद भी की थी कि अमल के दौरान कुछ खौफनाक और डरावने मनाज़र या आवाज़ उन्हें खौफज़दा करने की कोशिश करेंगी, मगर उनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये उनका कुछ बिगाड़ ना पाएंगी। हाँ, अगर डर कर उस अमल को अधूरा छोड़कर भागने की कोशिश की तो नुकसान का अंदेशा हो सकता है। ये दोनों रंगामाती की बातें अच्छी तरह पल्ले से बांधकर और वो खोपड़ी एक थैली में डाले वहाँ से लौट आए। साजिद ने इस खोपड़ी को संभालने की जिम्मेदारी नासिर को सौंप दी। अंधेरी कोठी के मालिक का नाम मलिक शरीफ था। शहर के वस्त में उसका अपना ज़ाती 2 मंजिला मकान था। बुनियादी तौर पर वो एक बिल्डर था। प्लाट खरीदकर उस पर मकानात, दुकानें तामीर करता और महंगे दामों से फ़रोख्त कर देता था। अंधेरी कोठी दरहकीकत उसके मरहूम बाप ने किसी से खरीदी थी। उसके मरने के बाद मलिक शरीफ ने उसे कई बार फ़रोख्त करने की कोशिश की, लेकिन उससे मुतालिक पुरअसरार वाक़यात ने उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल ही डाउन कर दी थी।
यूँ भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक शहर भर में तकरीबन 40 घर और कोठियाँ ऐसी थीं जो कई बरसों से वीरान और उजाड़ पड़ी हुई थी और अपने आसेब की वजह से शहर और बैरूनी शहर के वासियों में शोहरत रखती थीं। उन्हें कोई खरीदने की उन्हें कोई खरीदने की तो दूर कजा रातों को करीब से गुजरने की भी जुर्रत नहीं करता था। मलिक शरीफ एक ठीठ कारोबारी शख्स था। उसने बारहा इस अंधेरी कोठी को औने पौने दामों फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन वो अब तक कामयाब ना हो पाया था। बिलाहर एक रोज़ उसकी मुराद भर आई। कोई रिजवी साहब थे जिन्होंने इस अंधेरी कोठी को खरीदने के लिए एक रोज़ मलिक शरीफ से राब्ता किया। मलिक शरीफ की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने मामला तय करने के लिए फ़ौरन रिजवी साहब को अपने दफ्तर बुला लिया। ताहम वो हैरान भी था कि आखिर ये शख्स अंधेरी कोठी को क्यों खरीदना चाह रहा था। क्या उसे उसकी वजह शोहरत के बारे में कोई इल्म न था? बाहर तो उसे तो आम खाने से मतलब था, पेड़ गिनने से नहीं। मुलाकात पर पता चला कि वो तवील अरसा बैरूनी मुल्क रहने के बाद अब यहाँ अपने मुल्क में सेटल होना चाहते थे, फैमिली समेत। और यहाँ वो मिठाई का कारखाना और दुकान खोलना चाहते थे। यहाँ वो अपनी बीवी बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। क्या आप बाकी इस कोठी को खरीदना चाहते हैं? बिलाहर इधर उधर की बातों के बाद मलिक शरीफ ने ज़रा गैर यकीनी से अंदाज में रिजवी से पूछा, अरे भाई, आपको भला क्यों शोभा है कि मैं इस कोठी को नहीं खरीदूंगा? रिजवी ने हैरत से पूछा। मलिक शरीफ ने दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए सोचा कि मामला तय होने से पहले उन्हें साफ और सच्ची बात बता ही देनी चाहिए। यूँ भी ये ऐसी बातें ना थी जो रिजवी के इल्म में ना आती। चनाचे मलिक शरीफ ने जब उन्हें अंधेरी कोठी के पुरस्कार शोहरत से आगाह किया तो वो बेएख्तियार एक तवील कहकहा लगाकर बोले, अरे छोड़िए मालिक साहब, आप भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। वैसे आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि मैंने ना सिर्फ इस कोठी का सर्वे कर चुका हूं, बल्कि मुझे इससे मुतालिक सारी अफवाहों का भी इल्म है। लेकिन मैं आपको इस कोठी की लैंड कास्ट वैल्यू की रकम हरगिज़ ना दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने इसके बहुत कम दाम लगा रखे हैं। इसलिए आप ये ख्याल भी जहन में मत लाइएगा कि इन सब बातों को जानने के बावजूद मैं इस कोठी को खरीदने में दिलचस्पी रखता हूँ और यूँ आप उसके दाम बढ़ाने की कोशिश करें। दरअसल मैं ऐसी जगहों को उनकी मार्केट वैल्यू डाउन होने की वजह से खरीदने की कोशिश करता हूँ। रिज़ी की सराहत सुनकर मलिक शरीफ समझ गया कि ये शख्स खासा चालाक था। बाहर तो उसके लिए यही काफ़ी था कि औने पौने दामों ही सही, यानी भागते चोर की लंगोटी सही के मजाक उसने भी वही दाम बताए जो पहले से तय कर रखे थे। फिर दोनों के दरमियान ये मामला तय पा गए और अब वो अंधेरी कोठी रिज़ी की मलकियत में आ गई थी। रात के 1 बजे का अमल था। हर तरफ तारीख सन्नाटा छाया हुआ था। नासिर और साजिद ने इस बात का ख्याल रखा था कि रंगामाती की ताकीद के मुताबिक इस पुरअसरार मामले को किसी को हवा भी ना लगने दे। दूसरे ये काम इंतहाई होशियारी और राजदारी के साथ लगातार 19 रोज तक जारी रखना होगा। यूं उन दोनों के दरमियान ये तय पाया कि रात ठीक 1 बजे साजिद खामोशी के साथ घर को बाहर से ताला लगाकर निकलेगा और सीधा नासिर की तरफ आएगा, जो उसका अपने घर के बाहर खोपड़ी वाला थैला था हमें मुंतजिर होगा। चनाची साजिद मुकर्ररा वक्त पर खामोशी से बाहर निकला, दरवाजे को ताला लगाया और नासिर के घर की तरफ चल पड़ा। उसका घर ज़्यादा दूर न था, लिहाजा जब साजिद वहाँ पहुंचा तो वो उसका वहाँ बेचैनी से मुंतजिर था। उसने अपने हाथ में खोपड़ी वाला थैला पकड़ रखा था। चलें, साजिद ने उसे करीब पहुंचकर इस तरफ सारिया सरगोशी की। चलो, जवाबन नासिर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। नासिर की ताकीद पर साजिद ने एक छोटी टार्च अपने पास रखी थी और दोनों दोस्त तारीकी का हिस्सा बने पुरस्रार हैवलों की मानिंद अंधेरी कोठी की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगे। अंधेरी कोठी मोहल्ले के आहर में वाक़या थी। आसमान साफ था। आखिरी तारीखों के चांद के बावजूद चमकते सितारों से नज़दीक तक के फासले सरनगू थे। जरा देर बाद दोनों अंधेरी कोठी के बड़े से पुराने चौबी गेट के सामने खड़े थे। यहाँ से तो दिन की रोशनी में भी गुजरते हुए अगर कोई अंधेरी कोठी का बाहर से नज़ारा करता तो उसकी वीरानी और वो सीदगी को देखकर दिलों में हीबत तारी होने लगती। ये तो फिर रात का निस्फ पहर था। दोनों के दिलों को नामालूम से खौफ ने जकड़ लिया। वो अपने अपने इरादों के जोश तले यहाँ तक तो आ गए थे, मगर अब अंदर दाखिल होने का तसव्वुर भी उनके लिए महाल हो रहा था। नासिर के दिल में शगुफ्ता को हासिल करने का पुख्ता अज़्म था, जबकि साजिद अपनी छोटी बहन शगुफ्ता और अपने घर वालों को इस शैतानी मखलूक से निजात दिलाना चाहता था। इस अंधेरी कोठी की खौफनाक और असेबी शोहरत की वजह से आसपास का इलाका अरसे से वीरान था। दाएं बाएं और रुकब में कई गज के रिहायशी स्कीमों वाले प्लाट दूर तक वीरान थे। कोठी 3-4 मंजिल से कम न थी। कदीम तर्ज की इस कोठी में पुख्ता ईंटों से ज़्यादा अमारती लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। शिकस्ता गेट भी नीम वाह होकर ज़मीन में दंस चुका था, जिसका दरमियानी हला आदम गुजार था। चलो अंदर साजिद, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। माँ, नासिर ने उसे ठोका दिया। यार नासिर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, साजिद ने मोरतश लहजे में कहा। डरने की क्या ज़रूरत है, तुम भूल गए। रंगा माती ने कहा था कि हमें अंधेरी कोठी के वीरान और उजाड़ माहौल से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। आओ पहले मैं अंदर दाखिल होता हूँ। नासिर ने उसकी हौसला अफजाई की और साजिद ने टार्च निकाल कर रोशन की तो नासिर बिला धड़क चौबी दरवाजे के दरमियानी हला से अंदर दाखिल हो गया। साजिद को भी हिम्मत हुई और फिर वो उसके उकब में अंदर दाखिल हुआ। अहाता वसी और रीस था, मगर यहाँ जा बजा खुदरू घास उगी हुई थी। बरगद और नीम के पेड़ भी थे, जिनकी कई शाखें जटाओं की तरह झूल रही थी।
कोठी के मरकजी दरवाजे की तरफ जाने वाले कदरे बल खाती हुई पुख्ता रविश की ईंटें भी जगह जगह से उखड़ी हुई थी। वो दोनों अपने धड़कते दिलों पर काबू पाते हुए धीरे धीरे मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे का एक पट बिल्कुल गायब था, जबकि दूसरा अपनी जगह मौजूद था, मगर इस तरह की टूट कर निस गिरने के अंदाज में झुका हुआ था। जब वो दोनों टूटे हुए मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचे तो साजिद रुक गया और लरसी आवाज में नासिर से बोला, मैं तो वापस जा रहा हूँ। नासिर ने उसे झिड़का, बेवकूफ़, हौसला करो, बात की मुसीबत से बचना चाहते हो तो तुम्हें ये सब करना होगा। साजिद ने दोबारा हिम्मत बांधी और आगे बढ़ा। फिर दोनों टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। टार्च का हाला अंदर उजाड़ और उखड़े हुए प्लस्तर वाली दीवारों पर गर्दिश कर रहा था। यहाँ भांत भांत का कबाड़ बिखरा हुआ था। कुछ कमरों के दरवाजे भी नजर आ रहे थे, जो जमीन में धंसे हुए ऐसे जैसे सदियों से बंद पड़े थे। साजिद अपने हाथ में पकड़ी हुई टार्च के हाले को दाएं बाएं जर्द ऊपर नीचे गर्दिश दे रहा था और तब अचानक रोशन हाले में एक भयानक मंजर को वाजे किया। वो एक इंसानी लाश थी जो काठ के बाड़ के अंदर से उभरे हुए तेज नुकीले और जंगलूद लोहे के सरिये में परोई हुई इस तरह झूल रही थी कि लाश के दोनों हाथ और चेहरा नीचे लटक रहे थे और लाश के पेट से जिधर सरिया बेबस था वहां से ताज़ा खून बह बहकर सीलन ज़दा फर्श में जज़ब हो रहा था। साजिद के हलक से तेज चीख खारिज हो गई और वो टार्च उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। नासिर भी परेशान हो गया। दोनों को मालूम ना था कि वो लाश किसकी है। वो दहशतनाक मंजर नासिर ने भी देखा और एक लम्हे को वो भी लर्ज गया, मगर साजिद के मुकाबले में उसने अपने हवासों पर फौरी काबू पा लिया था। डरो नहीं साजिद, ये कोई जिन भूत नहीं, टार्च उठाओ, नासिर ने सरगोशी में उससे कहा। साजिद ने हिम्मत करके झुककर टार्च उठाई तो नासिर आगे बढ़कर लाश का मुआयना करने लगा। लगता है उसे मौत का शिकार हुए थोड़ी ही देर गुजरी है, वो बड़बड़ाया। साजिद की खौफ से बुरी हालत हो रही थी। नासिर भी अंदर से दहशतज़दा होने लगा, लेकिन उसे खुद पर काबू पा रहा था। नासिर, यहाँ से फौरन भाग चलो, कहीं हम इस लाश की वजह से किसी मुसीबत का शिकार न हो जाएं। साजिद ने लरजते हुए लहजे में कहा। नासिर लाश की तरफ देखते हुए पुरहयाल लहजे में बोला, लगता है ये बदनसीब शख्स अपनी मौत आप मरा है। इसने ज़रूर हमसे पहले यहाँ किसी भी मकसद के तहत अंदर दाखिल होने की कोशिश की होगी। लगता है ये बदनसीब शख्स अपनी मौत आप मरा है। ये जिस भी मकसद के तहत दाखिल हुआ, फिर उसने दहशतज़दा होकर भागने की कोशिश की और उस उभरे हुए तेज़ नुकीले सरिये पर गिर पड़ा होगा। नासिर के माहिराना तर्जिए पर साजिद की कुछ हिम्मत बंदी, ताहम उसकी परेशानियां हनूज कम ना हुई। वो बोला, नासिर कुछ भी सही, यहाँ एक लाश मौजूद है, कम अज़ कम आज के वक्त वापस लौट जाना चाहिए। बुज़दिलों वाली बातें मत करो साजिद, नासिर उसे समझाते हुए बोला। यहाँ किसी के आने की जरूरत नहीं होती, कौन देखेगा ये लाश। फिर वो दोनों बारी बारी सारे कमरों के बोसीदा और टूटे हुए दरवाज़ों के अंदर झांक कर देखने लगे। इस पुरअसरार आमिल रंगा माती ने उन्हें इतना ज़रूर आगाह कर दिया था कि जिस कमरे में कब्र थी वो नीचे ही कहीं वाक़या था, लिहाजा उन्हें ऊपर कहीं तलाश करने की ज़रूरत ना थी। बिलाहर एक कोने वाले कमरे में वो कब्र नज़र आ गई और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। कब्र की हालत बहुत शिकस्ता थी। अंदर घड़ा भी पड़ा नज़र आ रहा था, जिसके अंदर से 3-4 मोटे मोटे चूहों की आमदोरफ्त जारी थी। नासिर ने फौरन अपने हाथ में थामा हुआ थैला खोला और फिर अंदर हाथ डालकर सबसे पहले एक लालटेन निकाली। उसके बाद रंगा माती की दी हुई खोपड़ी। ये तुमने अच्छा किया कि लालटेन साथ ले आए, साजिद ने कहा। हाँ जाहिर है पूरा 1 घंटा अमल करना होगा, ये टार्च कब तक काम आएगी। नासिर जेब से माचिस निकाल कर लालटेन जलाते हुए बोला। साजिद ने नासिर के कहने पर कपकपाते हाथों से वो खोपड़ी उठाकर कब्र के ऊपर रख दी। फिर दोनों साथ साथ कब्र के करीब बैठ गए। साजिद ने रंगा माती के बताए हुए जुमले उगलना शुरू कर दिए। वो हल्की आवाज़ में जुमले दोहराए जा रहा था। अभी उसे ये पुरस्कार अमल करते थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक बाहर वाले हालनुमा कमरे में किसी के कदमों की चाप उभरी। साजिद अमल करते करते बुरी तरह चौंका था। नासिर भी डर गया। खबरदार, डरना मत, अमल जारी रखो, यहाँ से हिलने की कोशिश ना करना जब तक कि अमल पूरा ना कर लो, वरना बेमौत मारे जाओगे। एक शनासा आवाज़ जैसे पर्दा गैब से उभरी। दोनों इस आवाज़ को पहचान गए थे, जो पुरस्कार आमिल रंगा माती की थी। वो दोनों दहल गए। फिर साजिद ने दोबारा अमल शुरू कर दिया। नासिर के कान अपने उकब में दरवाजे के बाहर उभरने वाले कदमों की चाप पर अटक गए थे। जवाब धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। फिर अचानक दरवाजे में जोर का खटका हुआ और तेज गैर इंसानी गराहट उभरी। दोनों ठटक कर अपनी गर्दनें मोड़े उकब में देखने लगे और जैसे खौफ से उनकी रगों में खून मुंजमद हो गया। दरवाजे पर एक नहायत भयानक चेहरे वाली गैर इंसानी मखलूक इसी चौपाई की तरह रेंगती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। ये वही मखलूक थी जिसे शगुफ्ता का जीना हराम कर रखा था। अपनी मौत को आवाज़ मत दो, अमल जारी रखो। आमिल रंगा माती की तेज आवाज़ गूंजी और फिर दोनों वापस पलट कर खोपड़ी की तरफ मुतवज्जा हो गए। उसके बाद साजिद ने अमल शुरू किया। वो गैर इंसानी मखलूक होलनाक अंदाज में गिराती हुई अंदर दाखिल हो गई। उसकी ऊंचे कोहान की उकब से निकली हुई मोटी दुम ईंटों के फर्श पर सरसरा रही थी। वो भयानक चेहरे वाली गैर इंसानी मखलूक बहुत गुस्से में थी और अपनी बगैर पपोटों वाली बड़ी बड़ी अंगारा आंखों से उन दोनों को घूरे जा रही थी और बार बार अपनी मोटी दुम जमीन पर जोर जोर से पटक रही थी। नासिर और साजिद पर मारे खौफ व दहशत की बुरी तरह लर्जा तारी था, मगर आमिर लंगा माती की कड़ी सरजनिश
पर सख्ती से अमल करते हुए साजिद अपने अमल में मसरूफ़ था। इस दौरान उस शैतानी मखलूक की दुम कब्र पर धरी खोपड़ी पर पड़ी तो कब्र के अंदर से एक करेहा चीख बुलंद हुई और दूसरे ही लम्हे कब्र फटते ही एक हड्डियों का ढांचा कब्र में उठ बैठा। नासिर और साजिद दहशत-ज़दा होकर कई फुट पीछे जा पड़े। शैतानी मखलूक और वो ढांचा ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। नासिर और साजिद के लिए ये बड़े दहशतनाक मनाज़र थे। अमल जारी रखो, अमल जारी रखो। आमिर रंगामाती की तेज़ आवाज़ उभरी। साजिद ने दोबारा उसके बताए हुए अमल का विर्द शुरू कर दिया। कब्र पर धरी खोपड़ी ढांचे के अंदर से निकलने पर एक तरफ को सिरक गई। ढांचा दोबारा कब्र में लेट गया। खोपड़ी की आंखों वाले दो गणों से धुएं के मरगोले उठने लगे। आज का अमल पूरा हो चुका था। वो शैतानी मखलूक भी गायब हो चुकी थी। खोपड़ी से धुआं उठने का मतलब था कि अमल पूरा हो चुका। नासिर ने जल्दी से खोपड़ी उठाकर थैले में डाली, लालटेन संभाली और साजिद को अपने साथ आने का कहकर कमरे से निकल गया। फिर जब उस जंग आलूद आहनी सरिये में परोई हुई लाश के करीब से गुजरने लगे तो दफातनी लाश के बेसुध झूलते वजूद ने हरकत की और मुल्तजाना लहजे में चिल्लाकर बोला, मम मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ये कहकर वो लाश माहिए बेआब की तरह तड़पने लगी। अब तो नासिर और साजिद का मारे दहशत के बुरा हाल हो गया। वो दौड़ पड़े, पूरी अंधेरी कोठी के दरोबाम चीख पड़े, भागो पकड़ो जाने ना पाए। जैसी करेहा आवाज़ें आवाज़ें उभरने लगी, मगर नासिर और साजिद दीवानावार दौड़ते हुए अंधेरी कोठी के मरकजी दरवाजे से बाहर शिकस्ता हाथे में आ गए। गेट का रुख किया। जब वो अंधेरी कोठी के टूटे हुए गेट से बाहर निकले तो हर सू गहरा सकूत तारी था। खबरदार रुक जाओ, कौन हो तुम? अचानक एक आवाज़ पर वो दोनों बुरी तरह ठटक कर रुके और बैक वक्त उकब में मुड़कर देखा तो सामने एक शख्स हाथ में टार्च और दूसरे हाथ में लाठी पकड़े करीब ही खड़ा था। ये मोहल्ले का पुराना चौकीदार हान चाचा था। उसने दोनों के चेहरों पर टार्च की रोशनी फेंकी थी। भागो साजिद, नासिर ने कहा। फिर वो दोनों दौड़ पड़े। अगले दिन पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। खबर ये थी कि रिजवी नामी जिस शख्स ने वो अंधेरी कोठी खरीदी थी, उसकी लाश उस कोठी के अंदर एक सरिये में पुरोई हुई पाई गई थी। जब रिजवी के घर वाले उन्हें तलाश करते हुए कोठी के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें रिजवी की लाश पड़ी मिली। उस वक्त पुलिस को इतला दी गई तो वहाँ ने पुलिस को बताया कि रिजवी ने ये कोठी खरीद ली थी और वो उन्हें बगैर बताए शायद किसी वक्त इस अंधेरी कोठी का तनहा मुआयना करने के लिए अंदर दाखिल हुए जहाँ उनको कत्ल कर दिया गया था। आसिबी चक्कर में ये बात यही खत्म हो जाती अगर वो चौकीदार हान चाचा उस रात नासिर और साजिद को अंधेरी कोठी से चोरों की तरह निकलकर भागते हुए ना देखता। वो चूंकि मोहल्ले का चौकीदार था इसलिए नासिर और साजिद को खूब अच्छी तरह पहचानता था। उसने फ़ौरन पुलिस को बता दिया कि उस रात इसने दो लड़कों को देखा था। उनमें से एक तैमूर का बेटा साजिद और दूसरा शफकत अली का भांजा नासिर था। चनाचे पुलिस ने बैक वक्त दोनों घरों पर छापा मार कर नासिर और साजिद को रिजवी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और सीधा थाने ले गई। दोनों के घरों में कोहराम मच गया। नासिर और साजिद इस नागहानी आफताब पर बुरी तरह परेशान हो गए। थाने का इंचार्ज एक हरांट हेड कांस्टेबल था। वहाँ अभी तक कोई एसएचओ तैनात नहीं हुआ था। यूं भी ये इलाका ऐसा था जहाँ जुराइम ना होने के बराबर थे और जाहिर है जहाँ रावी चैन ही चैन लिखे तो वहाँ ऊपर की आमने का क्या जवाज़। इसलिए कोई यहाँ ट्रांसफ़र होकर आता भी था तो चंद रोज़ ठंड के बाद दोबारा अपना तबादला करवा लेता। ले देकर एक हेड कांस्टेबल इनायत रह गया जो खुद को हवालदार कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। वो एक हरांट पक्की उम्र का शख्स था। छोटी मोटी चोरी चकारी की वारदातों में देने दिलाने का सिलसिला भी लगा रहता था। मगर बात चंद नोटों से आगे ना बढ़ी थी। लेकिन इतने अरसे बाद इस मोहल्ले में कत्ल की इस लर्ज़ाहेज़ वारदात पर वो खुद भी चौंके बिना ना रह सका। अब साजिद और नासिर उसी गिरफ्त में थे जिन्हें उसने मकतूल रिजवी के कत्ल के जुर्म में शक की बिना पर लाकअप कर दिया। अंधेरी कोठी में होने वाली लर्ज़ाहेज़ वारदात की नोयत संगीन तो थी लेकिन अभी पूरी तरह उसके ठोस शवाहिद और मुहरक़ात सामने नहीं आए थे। हेड कांस्टेबल ने चौकीदार हान चाचा को भी तलब कर लिया और दोनों मुश्तबा मुलजिमों नासिर और साजिद को अपने कमरे में बुलाकर उनसे तफ्तीश शुरू कर दी थी। इस दौरान एक अर्दली ने अंदर आकर हवालदार इनायत को ये इतला भी दी कि मुलजमान के वालिद तैमूर और शफकत उनसे मिलने आए थे मगर उससे ना सिर्फ मिलाने से इनकार कर दिया बल्कि उन्हें 2-3 घंटे बाद आने का कहकर थाने से चलता कर दिया। वो एक कुर्सी में दंसा हुआ था और दोनों टांगें मेज़ पर फैलाए था। हाथ में स्याह रंग का डंडा भी नजर आ रहा था। साजिद और नासिर दोनों उसके सामने खड़े थे जबकि चौकीदार हान चाचा भी साथ खड़ा था। हवालदार इनायत ने पहले नासिर और साजिद को होशमनाक नज़रों से घूरा फिर करीब खड़े हान चाचा की तरफ देखकर सख्त लहजे में बोला, अब मुझे शुरू से सारी बात बताओ मगर मुख्तसर अल्फाज में। हान चाचा के चेहरे पर अजहद बेदारी के तासुरात थे। उसकी वजह ये थी कि वो आज दिन में कई बार यहाँ बुलाया जा चुका था। बहादुर हुक्म हाकम मर्गे मफाजात के मज़दाक को बताने लगा। कल रात 2:15 बजे के करीब में अपना चौथा गश्त मुकम्मल करके अंधेरी कोठी के सामने से गुजरने लगा तो मुझे ये दोनों बदहवासी के आलम में इस कोठी के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। मैंने उन्हें खबरदार कहकर रोकने की कोशिश की मगर ये दोनों मेरी तरफ देखने के बाद खौफज़दा होकर भाग खड़े हुए।
इतना बताने के बाद उसने अपना हाथ जोड़कर हवलदार इनायत से मुल्तजियाना लहजे में कहा, हजूर अब मुझे जाने दें, मैं ज़रा आराम करना चाहता हूँ क्योंकि फिर दोबारा मुझे रात को अपनी ड्यूटी भी संभालना है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ अब तुम। बिलाहर हवलदार इनायत उसे जाने की इजाज़त दी। उसके बाद वो मुतवख्खिश और परेशान खड़े साजिद और नादिर की तरफ घूरता हुआ उठ खड़ा हुआ, उनके करीब पहुंचकर दोनों को मुखातिब करके बोला, मकतूल रिजवी तुम दोनों की क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी? नासिर हैरत आमेज परेशानी से बोला, जनाब हम तो रिजवी साहब को जानते तक नहीं है, तो फिर तुमने उनका कत्ल क्यों किया? हवलदार ने लाल अंगारा आंखों से नासिर को घूरा। हमने ये कत्ल नहीं किया, हमने तो आज तक मक्खी भी नहीं मारी। इस बार साजिद ने कहा। अच्छा, हवलदार ने सजाई अंदाज में कहा, तो फिर उस रात अंधेरी कोठी में खाना पकाने गए थे तुम दोनों? हम वैसे ही गए थे, हम एक अरसे से इस अंधेरी कोठी के बारे में तजस्सुस था। नासिर ने कहा, क्यों? तुम कोई शर्लाक होम्स की औलादें हो जो इतनी दीदा दिलेरी और बहादुरी के साथ वहां गए थे? हवलदार ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, मैं कहता हूँ मुझे सच सच बता दो कि तुम दोनों ने रिजवी का कत्ल क्यों किया, वरना मेरा ये डंडा देख रहे हो ना। ये कहते हुए उसने अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ स्याह रोल दोनों के चेहरों के सामने लहराया और अपनी बात मुकम्मल की। ये पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता है। अभी उसने इतना ही कहा था कि मान एक बार फिर अदली अंदर दाखिल हुआ और मोदबाना लहजे में बोला, जनाब मकतूल के वारिस आए हैं, भेज दो उन्हें अंदर। हवालदार ने कहा और अर्दली सर झुकाए बाहर निकल गया। जरा देर बाद दो अफराद सोगवार चेहरों के साथ अंदर दाखिल हुए। दोनों की उम्रें 25-30 के दरमियान थी। सूरत हाल भी एक दूसरे से तकरीबन मिलती जुलती थी, जिनसे साफ अंदाजा होता था कि दोनों आपस में भाई हैं। ये दोनों मकतूल रिजवी के बेटे थे, मगर इनके हमरा दो मजीद अफराद भी अंदर दाखिल हुए थे। एक तो तैमूर थे और दूसरा शख्स नासिर का मामू शफकत था। हवालदार इनायत ने बड़ी कहरआलूद नज़रों से उन दोनों को घूरा तो मकतूल के एक बेटे ने हवालदार से कहा, हवालदार साहब इन दोनों को हम अपने साथ लाए हैं। इसी बात सुनकर हवालदार चौंका। जी हवालदार साहब, दूसरे बेटे ने कहा, आप इन दोनों के बच्चों को छोड़ दें, हमारे अब्बू को उन्होंने कत्ल नहीं किया। उनकी बात सुनकर हवालदार इनायत ने इस बार दोनों को घूरा और ज़रा सख्त लहजे में बोला, आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि हमारे लिए ये दोनों अजनबी और ना ही हमारे या हमारे मरहूम अब्बू की तरफ से कोई दुश्मनी है, ये कोई दूसरा चक्कर है। पहले बेटे ने कहा, ये पता लगाना हमारा काम है। कमाल है, आपके वालिद का बेदर्दी से कत्ल किया गया और जाए वारदात से ये दोनों लड़के भागते हुए पकड़े गए हैं और आप कह रहे हैं कि। हवालदार साहब मान तैमूर की बात काट कर संजीदा लहजे में कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रिजवी साहब का कत्ल शाम 6 और 7 बजे के दरमियान हुआ है, जबकि मेरा बेटा साजिद रात घर पर ही था। ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये कहकर तैमूर ने अपनी जगह से रिपोर्ट की कापी निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। हवालदार ने रिपोर्ट लेने की जहमत तक गवारा ना की और सख्त लहजे में बोला, आप बाहर आ जाएं, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। तब नासिर के मामू ने हवालदार से कहा, ओ जी थानेदार साहब, मामला साफ है, कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला और आपने हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया महज इस वजह से कि उन्हें उस अंधेरी कोठी से निकलते देखा गया था, जबकि मकतूल के वारिसों को भी पूरा यकीन है कि ये कत्ल बच्चों ने नहीं किया बल्कि ये सारा चक्कर उस अंधेरी कोठी का है। सब जानते हैं कि उस कोठी में आसेब ने बरसों से डेरे डाल रखे हैं, जो भी उसे रीदने की कोशिश करता है वो आसेब का शिकार हो जाता है। हवालदार बुरी तरह दिल मिलाकर रह गया क्योंकि अंधेरी कोठी से मुतालिक ऐसी दास्तानें आम थी। फिर मकतूल के दोनों बेटे भी नासिर और साजिद की बेगुनाही की गवाही दे रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाहिर थी, ये बात सबको तस्लीम थी कि मकतूल रिजवी उस अंधेरी कोठी के खूनी आसेब का ही शिकार हुए हैं। उस वक्त शाम के 4 बजे का अमल था। आज मौसम के तेवर सुबह से ही खराब थे। आसमान पर काले बादल छा गए थे। तैमूर दफ्तर जाने से गुरेजा था, मगर जब उन्होंने देखा कि बारिश नहीं हो रही तो 1 घंटा लेट ही निकल गए। साजिद कॉलेज से जल्दी लौट आया और सो गया। उसे रात को जागना पड़ता था, इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। यूं वो दोपहर में नींद पूरी करने की कोशिश करता था। वो दोपहर को जागता और खाना खाकर फिर सो गया। 2 घंटे मजीद आराम करने के बाद वो बाहर चला गया। अब शगुफ्ता और उसकी माँ तनहा घर पर थी। आसमान पर छाए हुए काले बादलों की वजह से सारी शाम में घुप अंधेरा छा गया। माँ किचन में काम कर रही थी, जबकि शगुफ्ता अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। शगो बेटी जरा इधर आना। उसे माँ ने पुकारा। वो जी अम्मा आई कहकर उठी और कमरे से निकली। उसकी माँ किचन में ही थी, वो उनके पास पहुंची। माँ ने पालक का बड़ा सा थाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे बेटी जरा ये पालक तो काट देना, मैं जब तक आटा गूंद लेती हूँ। जी अच्छा अम्मा, अभी काट देती हूँ, शगुफ्ता ने कहा और खड़े खड़े वहीं पालक की डंडियाँ और पत्ते अलग करने लगी। फिर उसकी मुठियाँ बनाकर छुरी से कुतरने लगी। माँ भी किचन के एक सलीब के करीब खड़ी आटा गूंदने लगी। बेटी माँ शगुफ्ता को माँ की आवाज़ सुनाई दी। जी अम्मा, वो पालक काटते हुए बोली। हाँ बेटी कहो, आपने मुझे पुकारा था अभी? मैंने नहीं तो, माँ ने कहा। फिर वो काम में मशगूल हो गई। बेटी इधर देखो मेरी तरफ। माँ ने दोबारा शगुफ्ता को माँ की आवाज़ सुनाई दी। उसने माँ की तरफ देखा, मगर वो आटा गूंदने में मशगूल थी और वो उसके करीब ही खड़ी थी। अचानक शगुफ्ता के हाथ से छुरी नीचे गिरी। वो उसे उठाने के लिए झुकी तो उसकी निगाह अपने माँ के पैरों पर पड़ी तो बुरी तरह दहल गई। माँ के पाँव उल्टे थे। पहले तो वो ये समझी कि उसकी माँ ने शायद अपना रुख फेरा हुआ है। उसने झुके झुके गर्दन उठाकर देखा। वो बदस्तूर दूसरी तरफ रुख किए अपने काम में मशगूल रही। शगुफ्ता उठ खड़ी हुई और माँ के चेहरे को बगौर देखने लगी। फिर लरसी आवाज़ में बोली, आ
आपके पाँव उल्टे हैं, तो फिर क्या हुआ? ये कहकर वो दोबारा काम में मसरूफ़ हो गए। माँ के सर्द और सपाट जवाब पर शगुफ्ता हक्का-बक्का रह गई। उस पर लर्ज़ा तारी होने लगा, छुरी पकड़ा हुआ हाथ कँपकँपाने लगा। उस पर दोबारा हिस्टेरियाई दौरे जैसी कैफ़ियत तारी होने लगीं। फिर अचानक उसे किचन के दरवाज़े पर आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर गर्दन मोड़ी मोड़ी तो मारे दहशत की उसकी आंखें फैल गईं। किचन के दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। शगुफ्ता ने एक लरसती हुई निगाह उसके चेहरे पर डाली, फिर गर्दन मोड़कर अपने दाएं जानिब खड़ी आटा गूंथती हुई माँ को देखा, जिसके पांव उल्टे थे। उसे वहीं खड़े पाया। अपनी माँ की दो हमशक्ल को अपने सामने देखकर शगुफ्ता की हालत गैर होने लगी। दफातन फिर उसके कानों से एक आवाज़ टकराई जो बाहर किसी कमरे से उभरी थी। शगो बेटी, ज़रा इधर आना मेरे पास। ये भी उसकी माँ की आवाज़ थी। शगुफ्ता को सकता हो गया। तब फिर उसके दाएं जानिब खड़े उल्टे पैरों वाली माँ ने अचानक अजीब अंदाज में हंसना शुरू कर दिया। शगुफ्ता खौफ के मारे पसीने में नहा गई। माँ ने हंसते हंसते उसकी तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे के नकूश बदलने लगे और भयानक चेहरे वाले शैतानी मखलूक की सूरत इख्तियार कर गए। शगुफ्ता ने एक जोरदार हिस्सरियाई चीख मारी और अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी माँ के पेट में उतार दी। माँ की हलक से लर्जा हेज चीख उभरी और उनके पेट से खून का फवारा उबल पड़ा। माँ अपना पेट पकड़े ज़मीन पर गिर पड़ी। माँ की हमशक्ल गायब हो गई। दूसरी हमशक्ल माँ, जिसका चेहरा भयानक होता देखकर शगुफ्ता ने उसके पेट में छुरी घोंप दी थी, वो अब फर्श पर लेटे तकलीफ के मारे बुरी तरह कराह रही थी। उनका चेहरा ठीक हो गया था और पाँव भी सीधे हो गए थे। शगुफ्ता कांप गई। खून आलू छुरी उसके हाथ से गिर पड़ी और वो माँ को संभालने लगी। हाय अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? शगुफ्ता जख्मी माँ को संभालते हुए रोने लगी। माँ अपना पेट पकड़े दर्द से चिल्ला रही थी। शगुफ्ता ने भी धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। शगुफ्ता रोती हुई दरवाज़ा खोलने लपकी। दरवाज़ा खोला तो सामने बाप खड़ा था। तैमूर ने जो अपनी बेटी के कपड़ों पर खून लगा देखा तो दहल गए। ये क्या हुआ? तुम्हारे ये खून कैसा? वो बेरब से लहजे में बोला। अब्बू अब्बू अब्बू। शगुफ्ता ने इतना ही कहा था कि वो गश खाकर बाप के बाजों में झूल गई। वो बुरी तरह हरासा और परेशान हो गए। बेहोश शगुफ्ता को संभालते हुए जल्दी से वो अंदर आए तो उन्हें किचन की तरफ से अपनी बेगम के जां करने के अंदाज में कराहने की आवाज़ें सुनाई दी। वो मजीद परेशान और मुतवहिश हो गई। शगुफ्ता को सहन में ही बिछी एक चारपाई पर डालकर वो किचन की तरफ लपके के अंदर अपनी बेगम को खून आलूद और जख्मी पाकर सन्नाटे में आ गए। फिर तो जैसे दौड़ मच गई। उन्हें सारी पर बेतहाशा तैश आने लगा कि वो इस वक्त घर पर मौजूद ना था। वो दोहरी परेशानी का शिकार हो गए थे। एक तरफ बेटी बेहोश पड़ी थी, दूसरी तरफ बेगम जां करने के आलम में जख्मी थी, जो शायद पेट पर लगे घाव की वजह से अब बेहोश हो चुकी थी। अचानक तैमूर की नज़र फर्श पर पड़ी खून आलू छुरी पर पड़ी। वो जान गए कि उनकी बेगम के पेट में उसी छुरी से वार किया गया था, मगर किसने? ये सवालिया निशान आंकड़े की तरह उनके जहन में अटक गया। उन्होंने फौरन अपने मुतहम्मिल हवासों पर काबू पाकर अपनी बेगम को कंधे पर उठाकर लादा और बाहर निकल आए। आस-पास पड़ोसी भी जमा हो गए। तैमूर ने जल्दी-जल्दी पहले अपनी बेगम को कार की एक बिनी चीज़ पर लिटाया, फिर अंदर भागा और अपनी बेहोश बेटी को भी उठाकर बाहर आ गए। आनन-फानन वो अस्पताल पहुंचे। शगुफ्ता का कोई हादसा तबई मसला ना था, लेकिन उसकी माँ की हालत बहुत ही नाजुक थी। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उनकी हालत मज़ीद बिगड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो जानबर ना हो सकी और अस्पताल में ही ज़रा देर बाद दम तोड़ दिया। फिर तो जैसे पूरे घर में ही नहीं, पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। मोहल्ला था ही कितना बड़ा। जंगल की आग की तरह ये बात मशहूर हो गई कि तैमूर की पागल और जुनूनी बेटी शगुफ्ता ने अपनी माँ के पेट में छुरी घोंप कर उसे मार डाला। पुलिस भी ज़ाब्ते की कार्रवाई निपटाने वहाँ पहुँच गई और शगुफ्ता से बयान लेना चाहा, मगर बेचारी शगुफ्ता की अपनी हालत दगुर्गुं हो रही थी। माँ के इंतकाल पर इस मुतवातिर गशी के दौरे पड़ रहे थे। तैमूर ने अपने किसी जानने वाले की मदद से पुलिस के आला अफसर से बात करके अपनी मजबूरी बयान की और मामला रफा दफा करवाया। इस दौरान उन्हें अपनी जेब से कुछ देना दिलाना भी पड़ा। लोगों ने तैमूर को यह मशवरा दिया कि इससे पहले कि उनकी पागल और जुनूनी बहन शगुफ्ता, बेटी शगुफ्ता किसी और का खून कर दे, उसे फ़ौरन पागलखाने दाखिल करवा दिया जाए। तैमूर ने शगुफ्ता को पागलखाने तो दाखिल नहीं करवाया, अलबत्ता उसे कार में लेकर सीधी टाली वाले बाबा के पास पहुंचे और बड़े रुंधे हुए लहजे में सारी बप्ता सुनाई। वो एक बहुत ही भयानक और खतरनाक शैतानी मखलूक है। सारी बप्ता सुनने की ज़रा देर के बाद खामोशी के बाद टाली वाले बाबा ने कहा। उनका चेहरा जोशो जलाल से कपकपा रहा था। तैमूर उनकी बात सुनकर बुरी तरह ठटके और हैरत और परेशानी से पूछा, भयानक मखलूक आखिर ये कौन है, कहाँ से आई है और हम उसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है? टाहली वाले बाबा बोले, वो कई 100 बरस पहले मर चुकी है, ये उसकी बदरू है। रही बात ये कि वो तुम्हारी बेटी की क्यों दुश्मन है, ये पूरा सार हकीकत अभी राज में है। हमें भी अभी अभी उसका पूरी तरह इल्म नहीं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी बेटी को नहीं बल्कि तुम्हारे सारे खानदान की जान की दुश्मन है। अभी उसके पास वो कुव्वत नहीं कि अपने जोरे बाजू से किसी को जिस्मानी गज़न पहुंचा सके, मगर वो अपनी शैतानी और भयानक मनाजर के सहारे इस तरह कारस्तानियां सर अंजाम देती रहेगी जिस तरह तुम्हारी बेटी को उसने इस्तेमाल किया। वो इतना कहकर खामोश हो गए। तैमूर पुरतशवीश सोच में गर्क हो गए। फिर बोले, ए अल्लाह के नेक बंदे, अब आप ही हमें इस भयानक बदबू से निजात दिलाइए। हाँ, सरे दस्तों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। दर हकीकत इस भयानक बदबू की कब्र उस अंधेरी कोठी के अंदर किसी कमरे में बनी हुई है, जो तुम्हारे मोहल्ले में एक वीरान प्लाट बरसों से नजर आ रही है। वो बताने लगे, लेकिन खबरदार उस कब्र के करीब भी फटकने की कोशिश मत करना। उस अंधेरी कोठी को तो
को तुम्हें उसके मालिक से खरीद कर उसे बसाना होगा। क्या? तैमूर उनकी बात सुनकर परेशान हो गए। हाँ, अभी हमारा इल्म यही कहता है कि जो भयानक बदबू तुम्हारे खानदान की जान की दुश्मन बनी बैठी है, उसका ये पुरस्रार राज उस अंधेरी कोठी से ही ताल्लुक़ रखता है। हम पूरी तरह ये पुरस्रार राज जानने के लिए अपने इल्म का ज़ोर लगाएँगे। हमें उम्मीद है जल्द या बदीर इस खूनी राज को जान लेंगे, लेकिन तब तक इस बदरू की चेहरा दस्तियों से महफूज रहने का सरेदस्त यही वाहिद तरीका है कि उस वीरान कोठी को उजाड़ ना रखा जाए। ए बुज़ुर्ग, क्या ज़रूरी है कि उसे मैं ही आबाद करूँ? क्या दूसरा कोई नहीं? बुजुर्ग ने उनकी बात काट कर वाशगाफ अल्फाज में कहा, उसे तुम्हें ही आबाद करना होगा, क्योंकि सारे पुरस्कार और खूनी वाक़यात का ताल्लुक तुम्हारे ही ख़ानदान से है। बस अब ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करो और उसके मालिक को तलाश करके उससे फ़ौरन ये कोठी खरीदो। नहीं, हाँ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, मगर शगुफ्ता उसकी तुम फ़िक्र ना करो, बुज़ुर्ग ने कहा। फिर अपने लंबे सफ़ेद कुर्ते की जेब से एक तावीज़ निकाल कर तैमूर को थमाते हुए बोले, इसे हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारा ख़ानदान बदरू के शर से महफूज रहेगा।